तो भाई ये गाड़ी है NS 200 सीसी। इसका इंजन का काम किया था किसी मैकेनिक ने 4 महीने पहले। अब इस गाड़ी के अंदर ना फिलहाल आपको देखने को मिल रहा होगा इंजन नहीं है, मतलब कुछ ऐसी चीजें थी जो बेल्डिंग कर दी, ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है ना उसको हमने बड़ी मुश्किल से खोल खाल के कैसे भी करके इंजन उसका उतारा है। और इंजन उतारने से पहले मैं आपको एक छोटी सी दो चीजें डिस्कस करना चाहूंगा। किसी मैकेनिक ने इसका इंजन का काम किया और इंजन में इसकी क्रैंक का काम किया, पिस्टन का काम किया और काफी सारे छोटे छोटे काम किए। 13 से 14 हजार रुपए मैकेनिक ने लिए थे इस कस्टमर से और उसके बाद इसमें दिक्कत तुरंत ही आ गई। तुरंत मतलब जैसे आज इसका इंजन का काम करके कस्टमर को डिलीवर कर गाड़ी और उसके बाद 1 से 2 दिन में दोबारा से गाड़ी स्मोक करने लगी, ऑयल खाने लगी, गाड़ी बंद होने लगी, मिसिंग करने लगी, झटका देने लगी, मतलब दुनिया भर के इसमें काम दिक्कतें निकलने लग गई। अब इस गाड़ी को बंदा मेरे पास लेके आया, अपॉइंटमेंट लेके मेरे पास आया, दिल्ली का ही बंदा है, दिल्ली में रहता है। अब ये गाड़ी जब मेरे पास आई तो मैंने इसको चेक किया, स्टार्ट करके देखा तो बहुत बुरी हालत थी इस गाड़ी की इंजन की। तो और गाड़ी बहुत भर भर के धुआं दे रही थी, ऑयल खा रही थी बहुत ज्यादा। अब मैंने सोचा यार इसका इंजन खोलने से पहले एक बार आपको डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंजन खोलकर आपको दिखाते हैं और कुछ आपसे बातें करते हैं और देखते हैं उस मैकेनिक ने 13, साढ़े 13, 14 हजार में क्या क्या किया है, रिजल्ट जीरो क्यों निकला है, ऐसा क्या उसने किया है कि भाई पिस्टन का काम भी कर दिया, इंजन का काम भी कर दिया, क्रैंक का भी काम कर दिया, उसके बाद भी रिजल्ट जीरो है। ऐसा क्या हो गया है, रिजल्ट जीरो क्यों है? तो ये जरूर आपको मन में आता होगा, तो ये हम क्लियर करते हैं वीडियो को देखते हुए, फटाफट से क्लियर करना। इंजन जल्दी खुलने के ना बहुत सारे रीज़न होते हैं, बट 2-3 रीज़न ऐसे होते हैं जिसके अंदर इंजन जल्दी खुल जाता है। जैसे कि मैकेनिक का ठीक से इंजन को इंस्पेक्शन ना करना। दूसरा, अगर इंस्पेक्शन ठीक से कर भी लिया तो जो पार्ट्स हैं उनको ठीक से डिसाइड नहीं करना कि कौन सा पार्ट डालना जरूरी है, कौन सा नहीं डालना जरूरी है। किसी किसी गाड़ी में कोई पार्ट ऐसा होता है जो हम नहीं चला सकते, अगर वो ठीक भी थोड़ा बहुत है तो हम वो डालना ही पड़ेगा। और किसी किसी बाइक में क्या होता है, जैसे कि हम इसी की बात कर लेते हैं। अब इस बाइक के अंदर हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बहुत ध्यान देनी पड़ती है, जैसे फिटिंग क्वालिटी। अगर हम अच्छे से बिल्ड क्वालिटी का ध्यान देंगे, फिटिंग अच्छे से करेंगे तो भी गाड़ी का इंजन जल्दी नहीं खुलता। और इन गाड़ियों में अगर हमने फिटिंग क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया, बिल्ड क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया तो ये जल्दी खुल जाता है इंजन। तो अभी हम इसकी टाइमिंग को मिला के चेक कर रहे हैं खोलने से पहले कि टाइमिंग में कोई इशू तो नहीं है या आउट तो नहीं है। ऐसा होता तो नहीं है, बट कभी कभी हमने देखा है किसी किसी गाड़ी में टाइमिंग आउट निकली है जिस वजह से इंजन जल्दी खुल गया। तो टाइमिंग मिलाने के लिए हमारे को पिस्टन को टॉप पे लेके आना है और यहाँ पे एक टाइमिंग का टी एरो होता है जिसको हमें टॉप पे लेके आना है। एक बार हम जब पिस्टन को घुमाएंगे तो वॉल इसे खुल जाएंगे, दूसरी बार में वॉल फ्री हो जाएंगे। तो जब टाइमिंग मिला रहे हैं तो इसका ध्यान रखें, रॉकर एकदम फ्री होने चाहिए। इसका मतलब टाइमिंग ठीक मिली हुई है। टाइमिंग हमने चेक करी, टाइमिंग एकदम ठीक है, लेकिन हमने एक चीज नोटिस करी, टॉप कवर पे ना बॉन्ड ओवर लगाया हुआ है। जब ये टॉप कवर खोलते हैं आप या नया डालते हैं, कुछ भी करते हैं इंजन के अंदर, तो इस रबड़ को चेंज करते हैं। इसको हम टॉप कवर रबड़ बोलते हैं, ये चेंज करते हैं, नहीं डालते हैं। जब इसे आप नया डाल रहे हैं ना तो इसके फेस का ध्यान रखें, फेस ठीक होना चाहिए। दूसरी बात, इसे बॉन्ड लगाने की जरूरत नहीं है, कंपनी रिक्वायर्ड नहीं करती कि आपको इसे बॉन्ड लगाना है, कैसा भी बॉन्ड, क्योंकि आप इसे नया डाल रहे हैं। हाँ, अगर ये पुराना है, नहीं मिल रहा है आपको नया, कोई मजबूरी है, किसी वजह से आपको ये करना पड़ रहा है, तो हाँ आप रियर फिर तो आपको बॉन्ड लगाना पड़ेगा, क्योंकि लीकेज नहीं होनी चाहिए, सीलन नहीं आनी चाहिए, वो एक रीज़न हो सकता है। तो इसका अभी हमें हेड सिलेंडर खोलते हैं फटाफट से, उसके बाद आगे बताते हैं फिर क्या है इसमें, इंस्पेक्शन करके इसका। तो एक 2.5 एलंकी का बोल्ट होता है, ये खोलना भी जरूरी होता है अगर आप हेड खोल रहे हैं तो। बहुत से लोगों को क्या होता है, जाम भी हो जाता है तो पता नहीं होता है। लोग क्या करते हैं, टाइमिंग चेन को निकालने के लिए फिर हेड खोल लेते हैं, क्लच खोल लेते हैं, साथ में टाइमिंग चेन को बाहर निकालते हैं, फिर खराब वाले पे ले जाते हैं, उसको ठीक कराते हैं। हम भी ऐसे ही करते हैं अगर जाम हो जाता है। इस बोल्ट को पूरा खोलने की जरूरत नहीं है, बस आधा लूज कर दो और ये पाइप बाहर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको स्पार्क प्लग खोलना पड़ेगा। इसमें 16 की गोटी लग जाती है, लॉन्ग वाली। तो मैंने इसके रॉकर चेक किए, केम साफ्ट चेक करी, तो केम साफ्ट मुझे डाउट लग रहा है, तो मैंने लॉक निकाल के केम साफ्ट बाहर निकाल रहा हूँ इसकी और देखता हूँ इसमें केम साफ्ट में क्या है। केम साफ्ट के बैरिंग खराब है, जो कि बहुत गलत है, ये खत्म है बिल्कुल। और ये केम साफ्ट भी खराब है, देख रहे हो आप, केम साफ्ट कटी हुई है इसकी। ये पॉलिश मार के पता नहीं क्या कर रखा है, जुगाड़ उगाड़, हाँ ग्राइंडर कर रखा है, इस पे ग्राइंडिंग करके इसको लगाया हुआ है। भाई जब इतना हम काम कर रहे हैं ऐसी गाड़ियों में तो कंप्रोमाइज कर ही नहीं सकते ना, और यही देख लो रीजन है। तो ये ठीक से इंस्पेक्शन करा गया, बट उस पर पार्ट्स का चेंज ठीक से नहीं करा गया, मतलब ये पार्ट डालना चाहिए था, नहीं डाला, जुगाड़ कर दिया। क्यों कर दिया पता नहीं, ये तो वही बता सकता है, हम तो इसे नहीं डालेंगे। अगर केम साफ्ट ग्राइंड करनी थी तो कम से कम केम साफ्ट बैरिंग तो डालता बंदा, वो भी नहीं डाले, वो गलत है। आप केम साफ्ट ग्राइंडिंग करने से कितना नुकसान होगा, कंप्रेसर कितना कम होगा, बनेगा, कमेंट बॉक्स में बताना अगर आप टेक्नीशियन हैं। और अगर आप राइडर हैं, किसी गाड़ी के ऑनर हैं, तो इस गाड़ी में इतना काम हुआ, केम साफ्ट ग्राइंड करके लगा दी गई, बैरिंग नहीं डाले गए। अगर यहाँ पे मैं ये सोचता हूँ केम साफ्ट मिल जाती या नहीं मिली होती, शॉर्ट रहती, तो बैरिंग तो मिल ही सकते थे। इसका मतलब बैरिंग भी नहीं डाले गए, तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं क्रॉस कटिंग करी गई है। अब क्यों करी गई है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्रैंक की बात करते हैं, क्रैंक इसकी एकदम मतलब कह सकते हो कि बिल्कुल झंड पड़ी है, एकदम खत्म है।
ये बहुत ज़्यादा प्ले है इसके अंदर, प्ले होनी चाहिए बट इसमें बहुत ज़्यादा प्ले है, तो ये खत्म है। क्रैंक इसके एनएस के अंदर हम चेंज करते हैं, रिपेयर नहीं कराते हम। एनएस गाड़ी में हम 2-3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। एक तो क्रैंक चेंज करते हैं, केम साफ चेंज करते हैं, जो खराब है इसकी, तो सॉरी सिलेंडर किट इसमें हम चेंज करते हैं, पिस्टन बोर नहीं कराते इसके अंदर। और हाँ, गैस किट वगैरह जितनी भी होती है ना, ये लोकल डाली हुई है। इसमें गैस किट सिर्फ और सिर्फ बजाज की जेन्युइन चलती है और कोई नहीं चलती। देखो ये बंदे ने पुरानी डाली है, नई नहीं डाली है, ये सारा पुराना है, ये नया नहीं है। और उसके अलावा ये हब, वैसे हब इसका खराब है, जब ये खराब हो जाता है उसको चेंज कराना चाहिए। अगर चेंज नहीं होता तो गाड़ी अंदर पिकअप नहीं आता, वाइब्रेशन करती है और गाड़ी में ओवररेस्ट की प्रॉब्लम आती है। और सही बताऊं, जितनी मर्जी अच्छी ट्यूनिंग कर दो, अगर क्लच की प्लेटें फूकी है, सही नहीं है, तो गाड़ी के अंदर पिकअप नहीं आएगा, गाड़ी ओवररेस्ट करेगी, बहुत ज्यादा भागेगी नहीं, क्योंकि NS 200 का मतलब होता है गाड़ी स्पोर्ट लुक में चलती है, एक अलग ही डायनेमिक स्टाइल में, एक अलग ही परफॉर्मेंस देती है। और वो इसमें नहीं मिलेगा अगर आपकी गाड़ी की क्लच की प्लेटें खराब होंगी तो। और यही हुआ इसके अंदर, क्लच प्लेटें खराब है इसकी, फूकी हुई है, तो इसको साइड रखते हैं हम। ये रजिस्टर होता है, जब टाइमिंग चेन नहीं डलती है ना, तो ये रजिस्टर भी देखो कंपनी मतलब मैकेनिक ने ना पुरानी पैकिंग डाल रखी है, वो लोकल पैकिंग डाल रखी है एक तरीके से। और ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बंदे ने ये नया डाल रखा है, देखो निशान आ रखा है। पर ये रजिस्टर ऐसी प्यार से पूरा अंदर बाहर होता है, तो इससे साफ पता लग रहा है ये टाइमिंग चेन अगर हम नहीं डालेंगे तो ये बाद में दिक्कत करेगी और मैकेनिक के पास दोबारा आएगी, मेरे पास दोबारा आएगी। इसलिए मैं इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो अभी बात करते हैं पॉइंट की, हम इसमें क्या क्या कर रहे हैं। अभी सबसे पहले तो हम इस गाड़ी के अंदर क्लच की जो असेंबली होती है वो चेंज करेंगे, जैसे हब, सेंटर, क्लच प्लेटें। उसके अलावा इसके अंदर जो वाल की बात की जाए तो इसके हम चारों वाल चेंज करेंगे, 1 2 3 4 चारों वाल चेंज करने पड़ेंगे। और अगर बात की जाए पिस्टन की, तो ये पूरी कंप्लीट ब्लॉक किट, ये जो ब्लॉक किट होती है ये पूरी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्लॉक किट चेंज करना जरूरी है। वैसे तो नहीं डलवाई हुई है, पर ये पूरी प्रॉपर फूक गई। कस्टमर ने कहा कि मेरी गाड़ी धुआं दे रही है, ऑयल खा रही है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो उसका मतलब ये है कि ये खराब हो गई है, चेंज करनी पड़ेगी। तो ये पैसे वेस्ट हो गए कस्टमर के। तो उसके अलावा अगर बात की जाए, अब आपके मन में आ रहा होगा मैं इसके पिस्टन को दोबारा से रिंग डाल के चला सकता हूँ, तो वो जुगाड़ हो जाएगा। NS 200 एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस देती गाड़ी है, पिकअप अच्छा आता है, बूस्ट अलग मिलता है, तो उसमें पिस्टन में जुगाड़ नहीं कर सकते हैं। और अगर बात की जाए क्रैंक की, तो इसकी जो क्रैंक असेंबली है, जो देख रहे हो, जरा पास आओ, ये कंप्लीट जो क्रैंक असेंबली है ना, ये वाली कंप्लीट ये वाली असेंबली, इसको हम पूरा चेंज कर देंगे, पूरा साबुत ऐसे उठा के ऐसे निकाल के ऐसे पापे डाल दिया इसके अंदर। तो भाई सारा इंजन का खोलने के बाद ना इसको फिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी मैं वॉइस घर से दे रहा हूँ क्योंकि भाई आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। अब इसके हम इस पूरा इंजन खोल लेते हैं, वॉश कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदा है, और वॉश करके फिर आपसे मिलते हैं इंजन फिटिंग के टाइम पर। भाई कंप्लीट इंजन एकदम क्लीन कर दिया, पर उससे पहले फिट करने से पहले मैं बहुत ही खास जानकारी आपको दे देता हूँ। ये लॉक मेरे हाथ में देख रहे हो, ये मैंने निकाल लिया है। अब लॉक मैंने निकाला है, इस लॉक प्लास से आपके पास औजार पूरे होने चाहिए, अदरवाइज़ आप इंजन फिट सही तरीके से नहीं कर पाओगे और आपको एक अच्छा फीडबैक नहीं मिलेगा। और ये जो सील आप देख रहे हो, ये है ऑयल कूलेंट की सील। इसमें 2 सील लगती है, लॉक निकालने के बाद ही ये सील निकलेगी, अदरवाइज़ वो नहीं निकलेगी। ठीक है, तो ये लॉक निकाल लिया हमने, सील निकाल ली है। अब एक सील हमने निकाल ली आउटसाइड की, और एक साइड की सील निकालेंगे हम इनसाइड वाली सील, वो हमारे चैम्बर के उस साइड होती है। ये 2 सील क्यों लगती हैं? ये 2 सील इसलिए लगती हैं, जो ऑयल कूलेंट होता है उसमें 2 प्रॉब्लम ना आए। पहला, एक ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम ना आए, मतलब ऑयल कूलेंट की लीकेज की प्रॉब्लम ना आए, और एक ऑयल कूलेंट जो होता है, मतलब इंजन ऑयल में कूलेंट मिक्स ना हो, एक ये दिक्कत ना आए। अब ये जो हमने सील निकाली, ये है ऑयल लीकेज ना हो। ठीक है, अब इसके नीचे एक और सील हमने जो निकाली है, वो है ऑयल में कूलेंट मिक्स ना हो। ये 2 रीज़न इसीलिए इसे सॉल्व करना कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल भाषा में समझाऊँ तो ये दोनों सीलें सेम होती हैं, और ये इंजन फिट करते समय हमें चेंज करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये सीलें बहुत ही सस्ती आती हैं, और बहुत सस्ती का मतलब इतनी भी सस्ती नहीं आती, मतलब ठीक ठाक प्राइस में आती है। और अगर बात की जाए तो इस 2 सीलों के अलावा इसमें एक चीज़ और लगती है, वो है ऑयल रिंग। ऑयल रिंग जो लगती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर सबसे पहले हमें ऑयल सील निकालने के बाद हमें यहाँ पर एक लॉक फिर से लगा देना है। सील हमें अंदर की तरफ से मतलब इन करनी है कुछ इस प्रकार। पहली सील लगेगी जो बाहर की साइड की है, वो हम ये इस साइड से ही लगाएंगे, ताकि हम आउटसाइड से लगाएं तो हमें दिक्कत होती है, अंदर सील ज़्यादा जाने के चांस रहते हैं। तो अभी मैंने पूरी प्रॉपर सील बैठा दी, और ये लॉक की वजह से वहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा उसको। अभी हमारी एक सील लग चुकी है, जो कि मतलब ऑयल कूलेंट को बाहर जाने से रोकती है। ओके, अब ये सील हो गई। अब एक सील और लगाएंगे हम चैम्बर के अंदर ही, जो कि वो जो दूसरी सील मैंने आपको बताई है वो वाली। अभी हम इसको चैम्बर को पलटते हैं और यहाँ पे ये सील लगाते हैं। अब ये सील हमारे अंदर की तरफ रहेगी, जो कि ऑयल को कूलेंट में मिक्स ना होने दे। अब ये सील लगाने के बाद हमारा इंजन फिट होना स्टार्ट होगा। अब ये हमारा है आउटपुट शाफ्ट गियर की। अब ये हमारी है गियर गरारी। कुछ इस प्रकार गियर गरारी फिट होती हैं। ये हमारी पहली गरारी लग गई है, और ये हमारा छोटा सा उसका बुश लग गया है। बुश का इस प्रकार का हिस्सा रहेगा, और ये बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ। ये इस प्रकार हमारी दूसरी गरारी लग जाएगी। अब उसके बाद हमारी एक वासर लगेगी। वासर में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो भाई वासर का बता देता हूँ। ये वासर हल्की सी मोटी होती है,
दूसरी वासल के मतलब एक तरीके से हल्की सी, ये मोटी तो नहीं बोलूँगा, हल्की सी पतली होती है वासल, मैं आपको बताऊंगा, हल्की सी पतली होती है वासल। और इसकी ये जो शाफ्ट मेरे आप देख रहे हो इनपुट शाफ्ट, इसके अंदर थोड़ी सी मोटी वासल लगती है। बट अगर मैं बताऊँ आपको, थोड़ा सा पहचानोगे नहीं आप, मतलब पहचानोगे ना आप वासल को, तो ऐसा लगेगा जैसे वासल दोनों ही सेम है, पर इसमें मोटे पतले का भी फ़र्क आता है। काफ़ी सारे मैकेनिकों की वीडियो देखी मैंने जिसमें वासल इन्होंने पतली मोटी का नहीं बताया है, वासल सेम बताई है, तो ऐसा नहीं होता। इस वाली शाफ्ट में वासल हल्की सी मोटी लगती है और दूसरी शाफ्ट में हल्की सी पतली वासल लगती है। ओके, तो इसका आप ध्यान देना बिल्कुल बहुत बारीकी से तरीके से। ये गरारी इस तरीके से हमारी फिट हो जाएगी। इसे आप कैसे भी फिट कर सकते हो, उल्टी सीधी, इसमें कुछ नहीं होता है ऐसा यार खास। ठीक है, तो ये हमारी इसमें वासल लग जाएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हल्की सी मोटी वासल होती है आउटपुट शाफ्ट के अकॉर्डिंग। ये वासल दोनों प्ले को कम करती हैं और हमारी जो गियर की जो एक थिकनेस होती है उसे ख़त्म करती है। मतलब एक तरीके से हमारी जो शाफ्ट में प्ले होती है ना आगे पीछे की, उसे कम करती हैं। एक तरीके से यार ज़्यादातर पल्सर गाड़ी में वासल देखने को मिलती ही हैं, बट इसकी वासल नॉर्मल पल्सर के मुकाबले तो 180, 200 और ये 220, 200 तो नहीं बोलूँगा, 220 गाड़ी का जो इंजन होता है उसके मुकाबले इसकी वासल थोड़ी सी डिफरेंट होती है। बट यार मुझे 220 सीसी का इंजन बड़ा मजा आता फिट करने में एज़ कम्पेयर टू 200 NS का इंजन। 200 NS का इंजन और 220 सीसी का इंजन बहुत ही ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 220 सीसी का जो इंजन है वो इंजन बहुत ही ज़्यादा बजाज की क्वालिटी का है, और जो 200 सीसी का इंजन है जैसे कि NS, ये KTM सीरीज़ का इंजन है। अब ये हमारे गेयर सिलेक्टर हैं और गेयर बॉक्स हमने पूरा लगा ही दिया है। ये गेयर सिलेक्टर्स में 3 दिए होते हैं टोटल, जिसमें से एक गेयर सिलेक्टर एकदम डिफरेंट का होता है, एकदम डिफरेंट टाइप का। ये हमारा इस साइड लगेगा कुछ इस प्रकार, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लग गया, ठीक है। अब इस प्रकार लगता है। अब यहाँ पे एक पिन लगेगी हमारी। अब इस पिन में भी आपको फोकस करना है। एक पिन जो होती है इसके अंदर वो होती है स्प्रिंग वाली, और एक पिन होती है हमारी नॉर्मल। वैसे देखा जाए तो कोई सी पिन इधर उधर लगा सकते हो, कुछ ऐसा पता नहीं लगेगा, उन्हें कोई दिक्कत आएगी, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा। अब इस वाली जो पिन है इसमें स्प्रिंग लगती है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, दोनों तरफ स्प्रिंग लगती है। जब नीचे की स्प्रिंग लगाओगे थोड़ा ऑयल वगैरह लगा देना, ग्रीस वगैरह का इस्तेमाल मत करना, वो बैरिंग में जाके ख़राब कर देती है बैरिंग को। तो ऑयल का इस्तेमाल करोगे तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा, वो स्प्रिंग नीचे नहीं गिरेगी। तो ये हमारा गियर बॉक्स कंप्लीटली फिट हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ इसके गियर काम कर रहे हैं। जब गियर बॉक्स आप फिट कर लो ना इसका, तो आपको क्या करना है, जो गेयर ड्रम होता है, गियर ड्रम जैसे कहते हैं, उसको घुमा के देख लेना गियर प्रॉपर काम कर रहे नहीं कर रहे, ठीक है, ताकि अब आपके जो मन में वहम होता है वो क्लियर हो जाए। अब 200 NS गाड़ी है तो कॉमन सी बात है, इसकी हम क्रैंक को रिपेयर नहीं कर रहे हैं, इसकी पूरी कंप्लीट साबुत क्रैंक डाल रहे हैं। और हम ज़्यादातर 200 NS में साबुत क्रैंक ही डालते हैं और पिस्टन की ब्लॉक किट डालते हैं। क्रैंक इस तरीके से फिट होती है, प्लास्टिक हैमर लेके आपको आराम आराम से स्टेट बाय स्टेट थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे चोटें मारनी है, ताकि इसका जो बैरिंग होता है प्रॉपरली फिट हो जाए और क्रैंक में कोई दिक्कत ना आए। अभी हमारा जो क्रैंक है कंप्लीट असेंबली फिट हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ वे में। आप इसको क्रैंक को घुमा के देखेंगे, चेक करेंगे क्रैंक टेढ़ी तो नहीं है, तो टेढ़ी होगी तो भी दिक्कत आएगी, तो भी बिल्कुल ठीक है, क्रैंक एकदम परफेक्ट वे में घूम रही है। अब इसके अंदर हम ल्यूब्रिकेशन करेंगे एब्रो ऑयल ट्रीटमेंट से, तो ये हमारा कंप्लीट सेट हो गया। उसके बाद हम सबसे पहले हम वो बैलेंसर गियर लगा देते हैं। ये बैलेंसर गियर है और इस बैलेंसर गियर को हम बैरिंग को हम चेंज कर दिया है, पूरे दोनों बैरिंग चेंज हो चुके हैं, नए बैरिंग है ब्रांड न्यू। तो अभी हम इसके बैलेंसर गियर को फिट कर देते हैं। बैलेंसर गियर का ये वाला हिस्सा जो है ये हमारे ऑयल कूलेंट की तरफ रहता है और दूसरा वाला हिस्सा हमारे अंदर चैम्बर में रहता है, ठीक है। तो ये हमने ऑयल कूलेंट वाले पार्ट में अंदर कर दिया। ओके, कुछ इस प्रकार बहुत ही ज़्यादा स्मूथ में चले जाएगा, इसमें कोई चोट वोट मारने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद हमें बैलेंसर गियर स्टॉपर पत्ती लगानी है, 8 नंबर की बोल्ट के साथ मिलेगी, 10 नंबर की चूड़ी मिलेगी। तो ये हमें इस प्रकार लगानी है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से इंजन फिट करना सिखा रहा हूँ भाई, एक बार कमेंट करके लाइक कर देना वीडियो को। और हाँ, इतना ज़्यादा क्लीन किया इंजन को भाई, आप देख ही रहो, बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में। आपने इंजन देखा है, इतना गंदा था इंजन यार, इतना गंदा था, पूछो ही मत यार। तो अभी हम इसकी चैम्बर पैकिंग लगाने, चैम्बर पैकिंग में बॉन्ड का इस्तेमाल नहीं किया बिल्कुल भी, बिना बॉन्ड के ही आपको चैम्बर पैकिंग लगानी है, ओरिजिनल पैकिंग लगानी है, लोकल पैकिंग का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप लोकल पैकिंग का इस्तेमाल करते हो तो ये गाड़ी नॉर्मल बाइक के मुकाबले ज़्यादा हीट करती है, नॉर्मल पैकिंग आपकी गाड़ी में लीकेज की परेशानी बन सकती है। तो इसीलिए आपको लोकल पैकिंग का इस्तेमाल नहीं करना है बिल्कुल भी। पूरा इंजन फिट करने से पहले आपको गियर बॉक्स में, क्रैंक में, सब जगह ल्यूब करना है। आप ल्यूब के लिए ऑयल भी ले सकते हो अच्छे ग्रेड का, या फिर आप एब्रो ऑयल ट्रीटमेंट कोई सप्लीमेंट भी ले सकते हो। मैंने लिया है एब्रो ऑयल ट्रीटमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया स्मूथ रहता है, मक्खन की तरह काम करता है। ये हमारा मेन चैम्बर बैठ जाएगा, ये मक्खन की तरह बैठ गया। अगर आपको लगता है आपका मेन चैम्बर सही तरीके से नहीं बैठ रहा है तो आप हैमर का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पिन डाउन ना बहुत दिक्कत करती है। तो अभी इसका साउंड सुनो सबसे पहले। जब हम इसके नट बोल्टों को टाइट करते हैं तो एक अलग ही फील मिलता है, वो फील सुनो। इस पूरी वीडियो में हमने आपको दिखाया, इंजन आया हमारे पास, बहुत ही बुरी कंडीशन थी इसकी, कस्टमर बहुत परेशान था, बहुत दूर से गाड़ी लेके आया था,
पूरी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमने इसके इंजन को फिट किया। A to Z बजाज का जेन्युइन सामान डाला इसके अंदर हमने। और सबसे बड़ी बात, इसकी 1 साल की हम गारंटी ले रहे हैं पिस्टन की, क्योंकि बंदा सर्विस टाइम से कराएगा तो गारंटी लेना जरूरी है। अगर सर्विस टाइम से नहीं कराएगा तो हम भी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। बाकी पिस्टन की गारंटी लेना कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। गारंटी होती है इंसान की जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी होती है एक ओरिजिनल सामान और ओरिजिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी अगर आप मेरी वर्कशॉप पे आना चाहते हो तो वर्कशॉप का एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और का जो पार्ट है ना, वो पार्ट 2 सेकंड पार्ट मैं जल्दी ही आपको साथ लेके आऊँगा, शेयर करूँगा आपको। आप मुझे एक बार कमेंट करके बताना, इतनी ज़्यादा क्लीन इंजन को हम फिट कर रहे हैं, आपको कैसा लगता है। इंजन फिट करने के बाद ये शाफ्ट में प्ले चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, आपको मैं बताना चाहूँगा। बाकी आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को और मेरे क्रूज़र वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।